Good morning to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain previous year question papers, especially of feelers from the questions asked by the board of PGT, TGT and other teaching exams. So let's get started. It is set 2 today and क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास में 25 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। पिछले क्लास में 50 क्वेश्चंस थे, वीडियो थोड़ा बड़ा था, लोगों ने कहा कि थोड़े वीडियो छोटे छोटे बनाएं, तो इस बार 25 कर दिया। अब 25 के सेट में ही क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो छोटे होंगे, इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। और हाँ, कमेंट जरूर करें, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने अधिक शेयर्स होंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा नए नए वीडियोस को आप तक पहुंचाने में। तो ये सपोर्ट आप जारी रखें। Which form of the tense is used to describe things that are happening right now? It's very simple. Everybody knows that the action that is continued is in present continuous tense. So your answer must be present continuous tense। और इसमें तो उसे भी हल्का किया, इसमें तो सिर्फ बता देना है भाई पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और परफेक्ट टेंस। तो जब बात अभी वर्तमान में जारी है तो वो तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, इसलिए आंसर 1 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप फास्ट पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो। देखिए, वीडियो रोक लेना आपके हाथ में है, आप वीडियो को रोक लें, उस प्रश्न को समझ लें, फिर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं। इसलिए मुझे स्लो ना करें, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं एक एवरेज स्पीड लेके चलता हूं, बहुत फास्ट नहीं चलता। आपको लगता है तो वीडियो पॉज करके समझ लें, फिर आगे बढ़ें। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और ऑप्शन है प्लू परफेक्ट इज यूजुअली डैश टेंस इन द इंग्लिश। ओ, अब इन द इंग्लिश पूछना ही नहीं चाहिए, पूछने वाले की यह गलती है। भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। होता है कब? जब उसके बाद लैंग्वेज शब्द लगा हो। तो अगर इस बोर्ड ने, जिसने भी यह प्रश्न पूछा है, अगर इन्होंने इंग्लिश के पहले द लगाया तो यह ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। द इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेज लोग, भाषा का बोध नहीं होगा। भाषा का बोध कराने के लिए सिर्फ इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखना होगा। यह ग्रामेटिकल एरर था, एरर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लू परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्लू परफेक्ट टेंस हम उस टेंस को कहते हैं जो पास्ट के पास्ट को दर्शाता है। जो पास्ट के पास्ट को दर्शाता है उसे हम प्लू परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहां देखना है ऑप्शन क्या क्या है। तो पास्ट के पास्ट को दर्शाने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस ही क्यों, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के और नाम होते हैं। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट इम परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, फ्यूचर इम परफेक्ट टेंस होता है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। तो इनका एक ही प्रश्न है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच फॉर्म ऑफ द टेंस is used in the sentence last night I read an entire novel। गत रात्रि मैं एक संपूर्ण नोवेल, उपन्यास को पढ़ लिया। गत रात्रि जब सेंटेंस में लास्ट नाइट दिया गया हो, देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप सभी तो काफी इंटेलिजेंट हैं, यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, तो आप तो जानते हैं। ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रीड लिख रहे हैं, क्योंकि रेड भले ही हम रेड और रेड पढ़ देते हैं, लेकिन है तो वो रीड ही। फिर भी हम टाइम से, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें दिए गए टाइम पर आप विशेष फोकस करें।
अगर आप टाइम पर फोकस करेंगे टेंस ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा, बिना स्ट्रक्चर रटे सेंस से पता चल जाता है कि किस टेंस की जरूरत है। तो लास्ट नाइट यानी जो रात बीती है और जो बीत गई वो पास्ट में गई, इसलिए आपको लिखना होगा सिंपल पास्ट टेंस, यानी 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड फ्यू यूज्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो वर्ड फ्यू यूज हुआ है वह क्या है? आर्टिकल है, पॉजेसिव है, क्वांटिफायर है और इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन पढ़ लें। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज ए एंड डैश डिटर्मिनो। डिटर्मिनो प्री डिटर्मिनो, पोस्ट डिटर्मिनो, सेंट्रल डिटर्मिनो, ये डिटर्मिनो होते हैं। अब डिटर्मिना के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो डिटर्मिना के अंतर्गत सभी आर्टिकल्स आते हैं, ए एंड द। इसके अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। इसके अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं। अब और हाँ, एक चीज और छूट रहा है, इसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। ये सभी आते हैं डिटर्मिना के अंतर्गत। ए एंड द आर्टिकल हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत जिसे डेमोन्स्ट्रेटर्स भी कहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज और सच आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। क्वांटिफायर्स या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत सम, फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच और बहुत सारे आते हैं। तो अब देखना है इसमें किसको पूछ रहे हैं, फ्यू को। फ्यू क्या है? तो फ्यू जो है नंबर को बताता है। अब न्यूमेरल्स भी जो हैं उन्हें क्वांटिटी के अंतर्गत ही डिटर्मिनर में रखा जाता है, क्वांटिफायर्स ही कहते हैं। तो इसमें देखिए क्वांटिफायर दिया हुआ है, इसलिए आप सी को रख दें, यानी फ्यू और फ्यू ये क्वांटिफायर्स हैं। बताते तो हैं नंबर को, लेकिन डिटर्मिनर इन्हें क्वांटिफायर में रखता है, इसलिए आप रख दें क्वांटिफायर में। जो संख्या और मात्रा को बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें डिटर्मिनर चैप्टर में क्वांटिफायर में रखा जाता है। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रॉन एंड सोफी डैश विजिटेड देयर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज। कॉलेज के दिनों से रॉन और सोफी ये दो नाम है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों तब वर्ब प्लुरल होता है, इसलिए हम ये सोच ही नहीं सकते। अब हम अगर कुड नॉट लगाते हैं, यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यह अपने बाद हमेशा V1 लेता है, जबकि यहां तो V2 है या V3 है, यानी हम ये नहीं लगा सकते। हैवंट और डिडंट, डू डज डीड लगाते हैं तो ये V1 लेता है, जबकि यहां V3 है, नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? हैवंट। क्वेश्चन नंबर 7, अन्ना वॉज टायर्ड बिकॉज शी डैश वर्किंग ऑल डे। अन्ना थक गई थी क्योंकि वो सारे दिन काम डैश। अब यहां देख रहे हैं वर्ब 4 है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, वॉज है, इज है, हैड बीन है, हैव बीन है। अब यहां वॉज है और किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट हों, एक ऑलरेडी पास्ट में हो तो प्रेजेंट वाले वर्ब को नहीं भरा जाता है। वह टायर्ड है क्योंकि वो ऑल डे काम, यानी उसका काम जो है ना वो सुबह से चल रहा है, लेकिन एक पार्ट पास्ट है तो चल रहा था कह देंगे, यानी हैड बीन होगा। वॉज से भी अर्थ निकल जाएगा लेकिन ग्रामेटिकली गलत होगा। हैव बीन तो यहां होगा ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका सी है। आगे अगला क्वेश्चन है, डैश द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन। देखिए बोर्ड कैसी कैसी गलती करता है। ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिनसे शिक्षकों का चयन होता है और शिक्षकों के चयन के बोर्ड के द्वारा ऐसी ऐसी गलतियां दी जाती हैं। मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्रामर हमें सिखाता है कि रीच के बाद प्रेपोजिशन न लगाएं, अराइव के बाद एट लगाएं, अराइव के बाद आप इन भी लगा सकते हैं, लेकिन रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो ये आपके बोर्ड की गलती है।
यहां एट नहीं चाहिए। यू रीच द स्टेशन, एक तरफ V2 है और व्हेन से जुड़ा हुआ है। टेंस के अंतर्गत 3 ट्रिक जो मैं टेंस के वीडियोस में बता चुका हूं, अशोक कुमार सिंह के कॉमन एरर के वीडियोस में जाएंगे। अगर आपका चैप्टर वाइज ग्रामर वीक है तो अशोक कुमार सिंह की बहुत सुंदर किताब आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उस किताब को मार्केट से परचेज कर लें और प्रत्येक चैप्टर सॉल्व करें। एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे यूट्यूब पर संपूर्ण किताब को एक्सप्लेन कर दिया गया है चैप्टर वाइज, यानी हर एक चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बखूबी। आप वहां से ग्रामर के सारे रूल्स सीख सकते हैं, बिना ग्रामर पढ़े ग्रामर के सारे रूल्स आपके पास हो जाएंगे अगर अशोक कुमार सिंह के किताब को आप बना लें और मेरे वीडियोज को देख लें तो आप देख लेंगे, ये सारे रूल्स आप सीख जाएंगे। खैर यहां बता रहा हूं, पास्ट टेंस के लिए व्हेन, बिफोर और आफ्टर, ये 3 कंजंक्शन यूज होते हैं। जब ये पास्ट के 2 पार्ट को जोड़ने में यूज होते हैं तो व्हेन के पहले वाले पार्ट में हम हैड के साथ V3 का यूज करते हैं, बाद वाले पार्ट में V2 का, बिफोर के साथ सेम, लेकिन आफ्टर के पहले V2 हो जाता है और आफ्टर के बाद हो जाता है हैड प्लस V3। आफ्टर के बाद हो जाता है हैड प्लस V3। तो अब इस स्ट्रक्चर से आप मिला के देख लें, व्हेन के बाद वाले पार्ट में V2 है, व्हेन के बाद वाले पार्ट में V2 है, तो यहां क्या चाहिए, तो हैड चाहिए और हैड यहां पे है, इसलिए आंसर 8 का क्या होगा, C। ये तीनों ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। यानी अगर हम जेंडर के सीक्वेंस को देखें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन इस 2 सीक्वेंस में ये शब्द दिए गए हैं, बट वन इज मिसमैच्ड, इसमें जो एक है उसका मैचिंग सही नहीं है, आपको वही फाइंड आउट कर लेना है। बोअर सुअर के लिए यूज होता है और ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन सो होता है। बक हिरण के लिए यूज होता है, यह मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन डो होता है। फॉक्स लोमड़ी के लिए यूज होता है, यह मैस्कुलिन है और इसका विक्सन फेमिनिन होता है। ये तीनों सही है तो गलत तो डी है ही। डक रैबिट पी रैबिट, डक डक डक, गलत है यह। ड्रेक शब्द होता है और यह ड्रेक मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन होता है डक। डक जो है फेमिनिन होता है, तो इसका जो क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए था ड्रेक रैबिट डक रैबिट, लेकिन ये गलत है, मिसमैच्ड है, हमें मिसमैच्ड को पकड़ना है, इसलिए 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, और साथ में रेफ्लेक्सिव भी लगा दिया। अच्छा, इनडायरेक्ट पर्सनल, ये ऐसा प्रश्न तो इनको पूछना नहीं चाहिए, ग्रामर में ऐसा कुछ है नहीं, बट लॉजिकली सॉल्व करना होगा। अब समझिए, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आते हैं। आई का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्व्स होता है, यू जब एक के लिए यूज होता है तो योर सेल्फ होता है और एक से अधिक के लिए यूज होता है तो योर सेल्व्स होता है। ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है और दे का देम सेल्व्स होता है। और ये हौच पौच प्रश्न बनाया गया है, टेस्ट कर रहे होंगे ये कुछ, तो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रेफ्लेक्सिव। कितना कठिन काम है। अच्छा, दे रेफ्लेक्सिव नहीं है, वन अनदर रेफ्लेक्सिव नहीं है, माई सेल्फ रेफ्लेक्सिव है, लेकिन ये तो डायरेक्ट रेफ्लेक्सिव है। माई सेल्फ रेफ्लेक्सिव है लेकिन ये तो डायरेक्ट रेफ्लेक्सिव है, तो इनडायरेक्ट कौन होगा, जिसमें टू लगा देंगे, टू माई सेल्फ, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए 10 का आंसर डी होगा। यहां से आप सीख लें,
टू लगा दिया जाएगा, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बना है पर्सनल से, रूट वर्ड इसका पर्सनल है, जो कि मैंने आपको बताया। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, द अंडरलाइंड वर्ड इज, आपको बताना है कि यह जो सेंटेंस आपके सामने है, यह जो अभिव्यक्ति आपके सामने है कि टीचिंग एक विज्ञान है, अध्यापन एक विज्ञान है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड क्या है, यानी टीचिंग क्या है। टीचिंग वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, नन ऑफ द अबव। अब आप देखिए, टीचिंग ये है वर्ब 4, काम कर रहा है नाउन का, है वर्ब 4 काम कर रहा है नाउन का। कैसे? क्योंकि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर कोई वर्ब 4 सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसे हम जेरंड कहते हैं, उसे हम जेरंड कहते हैं। और जेरंड का ही दूसरा नाम वर्बल नाउन होता है, जेरंड का ही दूसरा नाम वर्बल नाउन होता है। क्यों होता है? क्यों इसका नाम वर्बल नाउन होता है? क्योंकि यह वर्ब होते हुए नाउन का काम करता है। वर्ब है, काम नाउन का करता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है वर्बल नाउन। और इस तरह से आपका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन बनाने के फॉर्मेशन में निम्नलिखित में से कौन करेक्ट नहीं है। आप बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें वर्ब से नाउन नहीं बन पा रहा है। इसके लिए आप सफिक्सेस इन इंग्लिश का वीडियो देख लें, लगा होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं लगा होगा कॉन्सेप्चुअल ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएं और सफिक्सेस देख लें। मार्वलस वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो हर चीज सीख जाएंगे। इस तरह का एब्डिकेट गद्दी छोड़ना होता है, और इसका नाउन जितने शब्दों के अंत में टी हो उन्हें नाउन में बदलने के लिए 99% वर्ड में TION कर देते हैं, नाउन में बदल जाते हैं 99%, 1% एक्सेप्शन है। एब्डिकेट का एब्डिकेशन, वही चीज यहां भी दे दिया, एब्डिकेट एबडक्शन, ये कैसे होगा? गलत है। एडॉप्ट का एडॉप्शन, एडॉप्ट मीन्स गोद लेना, एडॉप्शन गोद लेने का काम, सही है यह। अफेक्ट का अफेक्टेशन, ये भी सही है, लेकिन हमें तो गलत बताना है ना, यानी हमारा आंसर बी होगा। गलत यही है, क्योंकि एब्डिकेट से एब्डिकेशन बनता है, एब्डिकेटर बनता है, एब्डिकेटेड बनता है, नाउन दो ही बनते हैं, एब्डिकेशन और एब्डिकेटर, त्याग करने वाला। एबडक्शन शब्द अंग्रेजी के एबडक्ट शब्द से बना है, और एबडक्ट अपने आप में वर्ब है, इसका अर्थ होता है अपहरण करना। किडनैप का यह सिनोनिम होता है, अपहरण करना, इसलिए यह पेयर गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। अफेक्ट का इन्होंने यहां अफेक्टेशन बना दिया है, लेकिन अफेक्ट का एक और नाउन सीख लें, इफेक्ट, EFFECT। अफेक्टेशन तो दिखावा होता है, और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। तो उस अर्थ में जब हम इसका नाउन बनाते हैं ना, तो अफेक्टेशन नहीं होता है, प्रभाव के अर्थ में इफेक्ट का यूज होता है। ये तो दिखावा है, अफेक्टेशन मीन्स दिखावा। क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू डैश द डोर टाइट। हैव यू, हैव यहां लगा हुआ है, हैव यू डैश द डोर टाइट। शटेड, शट शट शट, तीनों रूप शट ही होता है, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, सेंटेंस में लास्ट ईयर लगा है, यानी लास्ट ईयर उसने कॉलेज को छोड़ दिया। जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर लगा हो, लास्ट ईयर केवल हो, तो आप V2 का प्रयोग करें। इनमें V2 कौन है? तो लेफ्ट है, यानी 14 का आंसर भी होगा। 15, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अभी लंबे समय से, यानी लंबे समय से और अभी भी यह प्रॉब्लम हमें डैश, आप क्या देख रहे हैं? फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। यदि पहला पार्ट ही सेड, सी सेड जैसे यानी पास्ट में हो, तब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। कुछ वर्ब हैं जिनमें आईएनजी लगाना मना है, जैसे सी, लाइक, हियर, फील, इस तरह के बहुत सारे हैं, इनमें आईएनजी लगाना मना है। तो इस तरह के वर्ब वाले वाक्य सिंस फॉर टाइम के साथ आए तो हैज, हैव के साथ V3 लगाएं। तो यहां क्या करें? दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस हैज बीन ट्रबलिंग अस।
आंसर 15 का ए होगा। 16 ही इज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट वर्ब का यह एडजेक्टिव है, डिसअपॉइंटेड निराश। ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट डैश टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वॉज इन कोलकाता। जब वह कोलकाता में था, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट डैश। एट नॉट क्या लगा हुआ है, एट। एट एक प्रेपोजिशन है और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब भरना हो तो वह वर्ब चौथे रूप का होगा, इसलिए आंसर होगा आपका बी, प्रेपोजिशन प्लस जेरंड। प्रेपोजिशन प्लस जेरंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसलिए आंसर होगा हैविंग गॉन। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज, गूज मादा हंस होता है, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर गैंडर होता है, इसलिए आंसर सी होगा। गैंडर का फेमिनिन जेंडर गूज होता है, यानी हंस और हंसिनी या मादा हंस। ड्रोन, ड्रोन मैस्कुलिन है, यह अपने आप में मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बी होता है, याद करेंगे कहीं और काम कर जाएगा। ड्रेक बता चुका हूं, ड्रेक मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन होता है डक। ड्रेक का फेमिनिन डक होता है। हार्डली डैश रिच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन, आई एम सॉरी, व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली जब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हियर, देयर, नो सूनर, अवे जैसे शब्द दिए गए हों तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। ग्रामर की भाषा में इसे इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्स मतलब उलट देना, इन्वर्सन उलट देने का काम। तो जो सामान्य तरीका है, स्ट्रक्चर जो होता है सामान्य सिंपल, वह इसमें उलट जाता है। वर्ब पहले हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। हार्डली उसी के अंतर्गत है, तो पहले वर्ब चाहिए। अब यहां वाले वर्ब का भी ध्यान रखना है, ये है V3, तो हम डिड सेलेक्ट कर नहीं सकते। डिड भी पहले है लेकिन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये तो करेंगे ही नहीं, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो पहले सब्जेक्ट है। हमें चाहिए पहले वर्ब तब सब्जेक्ट, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नो सूनर हैड ही रिच्ड हिज होम डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर से शुरू हुए वाक्यों में कनेक्टर के रूप में दैन का प्रयोग करते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली से शुरू हुए वाक्यों में व्हेन का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो या दो से शुरू हुए वाक्यों में येट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बहुत सारे पेयर्ड कंजंक्शन है जिन्हें आप याद कर जाएं। 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। बॉस जानना चाहते थे, तो जब किसी सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटेड, वांटेड टू नो, क्वेश्चनड या आस्क्ड दिया गया हो तो बीच में आप शब्दों के चयन पर ध्यान दें। क्या हो सकता है, या तो इसके बाद दूसरा वाक्य जो शुरू होगा वो इफ या वेदर से कनेक्ट होगा। इफ या वेदर से कनेक्ट होगा तभी आगे बढ़ेगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो एक और चीज है, वह है WH वर्ड, यानी जब वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब के रूप में वांट टू नो मिले, इंट्रोगेट मिले, आस्क मिले, क्वेश्चन मिले और आपको प्रयोग करना हो सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टर का, तो आप या तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे या आप व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे। एक मिनट, बाद में कॉल करूंगा। इफ या वेदर का या WH वर्ड का, तो आप देख लें यहां डन लगा हुआ है। इफ या वेदर तो तब लगता है जब सब्जेक्ट दिया गया रहता है, यानी कंफर्म है कि WH वर्ड लगाना है। अब WH वर्ड में भी एक शर्त है कि इस WH वर्ड के बाद पहले आता है सब्जेक्ट तब आता है वर्ब, पहले आता है सब्जेक्ट तब आता है वर्ब। तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट वर्ब यहां है, यह हो सकता है। अच्छा, दैट लगता ही नहीं है, याद कर लें, दैट नहीं। देखिए यहां पहले वर्ब है, नहीं होगा, यहां पहले वर्ब है, नहीं होगा। WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट तब वर्ब। नरेशन के अंतर्गत भी ये चीज सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आई विश। सेंटेंस में यदि आई विश दिया हुआ हो, ओ दैट दिया हुआ हो, वुड दैट दिया हुआ हो, एज इफ एज दो दिया हुआ हो, तो इनके बाद बिना सोचे समझे आप वर्ब भर दें WERE,
ये अनफुलफिल्ड विश या डिजायर या हिपोथेसिस सपोजिशन वाले वाक्य कहे जाते हैं। आई विश आई डैश ए किंग, तो आई विश आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। तो 21 का आंसर ए होगा। 22, माई एल्डेस्ट सन वॉज ए स्कॉलर। इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन इज, यह जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसमें एल्डेस्ट सन क्या है? सब्जेक्ट है, प्रीडिकेटर है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। अब तो पूरा फॉर्मेशन समझना होगा ना आपको। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। वर्ब के पहले वाले पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब से लेकर लास्ट वाले पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं। अब प्रीडिकेट के समूचे शब्दों को लेखक लोग प्रीडिकेटर भी कह देते हैं। तो यह वर्ब वाले पार्ट में नहीं है, यह तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में है। माई एल्डेस्ट सन, तो यह प्रीडिकेटर नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यह तो सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए आंसर ए होगा। हालांकि यह जो सब्जेक्ट है इसमें माई भी आएगा, माई एल्डेस्ट सन, लेकिन एल्डेस्ट सन भी पूछा गया तो हमें सब्जेक्ट ही लिखना होगा। ऑब्जेक्ट कहां रहता है वाक्य में? ट्रांजिटिव वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के बाद। प्रिंसिपल वर्ब के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पूरे पार्ट को वाज ए स्कॉलर को हम प्रीडिकेट कह देंगे। वर्ब से लेकर लास्ट तक के पार्ट को हम प्रीडिकेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है? वह पार्ट जो किसी वाक्य को पूरा कर देता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे इट वाज ही, अब इसमें ही क्या है? तो ही इस पार्ट को अगर हम इसे ढक दें तो यह निरर्थक हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वह शब्द या शब्दों का वह समूह जो किसी इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी यहां ही जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन प्रोनाउन दोनों करता है। प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया, नाउन का एग्जाम्पल ले लें। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, इसमें टीचर के बिना ही इज अ का कोई मतलब नहीं है, यानी टीचर ही इसको मीनिंगफुल बना रहा है, इसलिए टीचर यहां कॉम्प्लीमेंट है। तो आप कॉम्प्लीमेंट भी समझ लिए, आप सब्जेक्ट भी समझ लिए, आप प्रेडिकेट भी समझ लिए, आप ऑब्जेक्ट भी समझ लिए। तो आगे कुछ भी पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दे ग्रिंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ग्राइंड मीन्स पीसना। वे एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। यहां पूछा जा रहा है एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इज। यहां पर एक्सीडिंगली स्मॉल जो है यह क्या है? न केवल स्मॉल तक पूछा गया, एक्सीडिंगली स्मॉल इस वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट है? जी नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है। इसका सब्जेक्ट तो दे है। यह कॉम्प्लीमेंट है, यह इस वाक्य को पूरा कर रहा है। नहीं, हम इस सब को गायब कर देना तब भी ये यहीं तक पूरा हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब सेंटेंस को पूरा कर लेता है। जैसे आई गो, आई टीच, आई रन, आई प्ले, आई डांस, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट है? जी हां, सॉरी, आई एम सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब कहेंगे कैसे? अभी तो बोले थे कि प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। कोई एडवर्ब और अदर वर्ड कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई गो देयर, क्या देयर गो के बाद आया तो ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, वो एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है। वैसे ही एक्सीडिंगली स्मॉल, यह जो है क्वांटिटी को बता रहा है। यह क्वेश्चन सुटेबल है ही नहीं, लेकिन प्रीडिकेट के रूप में हम इसे रख सकते हैं मजबूरी में। न यह ऑब्जेक्ट है, न यह कॉम्प्लीमेंट है, न यह सब्जेक्ट है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। यह प्रश्न ही गलत है या मेरी जानकारी अधूरी है, ये दो बातें हो सकती है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं यह प्रश्न गलत है। यहां पर दे सब्जेक्ट है, ग्राइंड प्रिंसिपल वर्ब है, एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। अगर इस पूरे पार्ट को पूछते,
इस पूरे पार्ट को पूछते एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी नाउन इसमें आ जाता और एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन नाउन फ्रेज बन जाता और तब हम इसे ऑब्जेक्ट कह सकते थे। बात ठीक से समझ लें, अगर एक्सीडिंगली से क्वांटिटीज तक को पूछा जाता तो हमारा आंसर ऑब्जेक्ट होता। हम प्रिडिकेटर भी मजबूरी में ही कह रहे हैं, ये भी ये नहीं है, क्योंकि प्रिडिकेट में भी ग्रिंड को लाना पड़ेगा, बिना इसके लाए नहीं होगा। प्रिडिकेट सब्जेक्ट के बाद वाले समूचे पार्ट को कहते हैं। आंसर इसका ऑब्जेक्ट ही बेहतर होगा, लेकिन क्वांटिटीज को भी इसमें मिलाना पड़ेगा। ये केवल एक्सीडिंगली स्मॉल पूछ रहे हैं, यह तो एक एडवर्ब है और दूसरा एडजेक्टिव है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है यह। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लुरल। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सीरीज में हैं, पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लुरल है, एक मिसमैच्ड है। उस मिसमैच्ड को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है, कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका प्लुरल वहां के नियम के अनुसार बनता है, लैटिन, ग्रीक, स्कैंडिनेविया और फ्रांस से जो शब्द अंग्रेजी में लिए गए उनका प्लुरल आज भी वहां के व्याकरण के अनुसार बनता है। इसलिए रेडियस का रेडियसेज नहीं बनता, मीडियम का मीडियम्स नहीं बनता, ब्यूरो का ब्यूरोज नहीं बनता। तो मीडियम रेडियस का रेडियाई ठीक है, मीडियम का मीडिया ठीक है, सेनेटोरियम, अजेंडम, डेटम, करिकुलम, मैक्सिमम, मिनिमम, स्ट्रेटम, बहुत सारे शब्द हैं इस ट्रिक के अंतर्गत। ब्यूरो का ब्यूरोक्स बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ये प्लूरल है और इसका ये वाला सिंगुलर है। पूछा गया है सिंगुलर टू प्लुरल और ये सभी सही हैं, यही गलत है। तो यही आपका आंसर होगा मिसमैच्ड, यही है। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्रिटेरिया ये प्लुरल होता है। फेनोमेनन फेनोमेना, ऑटोमेटन ऑटोमेटा, इस तरह के तीन शब्द प्रचलित हैं। ऑटोमेटन का प्लुरल ऑटोमेटा होगा, फेनोमेनन का प्लुरल फेनोमेना होगा। तीन इस तरह के शब्द प्रचलित हैं। अब क्या है, वन ऑफ द फोर सेंटेंसेज गिवन बिलो हैज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, यानी आपको बताना है कि जो गिवन सेंटेंस है इसका परफेक्ट फॉर्म कौन सा है। तो शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट दो में, चूंकि यहां स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है कि कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट नहीं लगाए हैं ये, तो या तो हम हैज रेड लिख देंगे या हम हैड रेड लिख देंगे या हम विल हैव रेड लिख देंगे। ये तीन ही होगा, चौथा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो शशि के साथ हैव है, कैसे होगा। शशि हैज रेड ऑल ऑफ द, यही तो सही है। शशि रेड, ये देखिए परफेक्ट नहीं है। हैज रीडिंग, देखिए गलत है, नहीं है, यानी आंसर होगा 25 का बी। तो आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फिर अगले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके इसी सीरीज से, फिलर के सीरीज से ही आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत सारे लोगों में शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगा। और ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे फिर मैं छोड़ दूंगा और उस चीज़ को पढ़ाना शुरू करूंगा जिसमें ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।